हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का मॉडल पेपर तीसरा। इससे पहले मैं आप लोगों को मॉडल पेपर 1 और 2 आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। अभी तक से आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो यार, उसका लिंक वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मॉडल पेपर आज हम तीसरा देखने वाले हैं और 1 और 2 तो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी आपस में मॉडल पेपर बताए हूँ 1, 2 और 3, सारे के सारे मॉडल पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर 1, 2, 3 में, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जमाया गया है, यानी कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही उसको निकाला गया है, ठीक है। जिसमें अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी अध्याय से जितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 50 अंक का जो है क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको मॉडल पेपर 1, 2 और ये जो 3 में देने वाला हूँ, जो तीनों जो मॉडल पेपर है यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हूँ, जो कि आपकी त्रैमासिक एग्जाम में भले ही ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके जो है जो आपका जब एनुअल एग्ज़ाम होगा, वार्षिक एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर सब लोगों को देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उस टाइप का क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर जो है जो भी क्वेश्चन है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यार जितने स्टूडेंट्स जो है हमारे अध्याय 1 से अध्याय 8 तक की जो है समस्त अध्याय को अच्छे से पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आप लोगों को काम है बस प्रैक्टिस लगाना, ठीक है। मैं मॉडल पेपर आपके लिए लाया हूँ, तो यहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप लोगों से जो है कौन कौन क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके भी बताना आपसे कितना क्वेश्चंस बना और कितने क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम बिना किसी तरीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जो कि है हमारा प्रश्न क्रमांक 1 में, जिसमें जो है प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला यार सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो चलो बताओ, यहाँ पर ऑप्शन में बोला है अ में बोला है पोटेशियम, ब में बोला है लिथियम, स में बोला है सोडियम, द में बोला है इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा है तो कौन है, तो चलो बताओ। देखो यार, जो पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, ये जो तीनों जो धातु है ये क्या क्षारीय धातु है। और पीरियोडिक टेबल में जब आप इसको देखोगे तो जो समूह 1 के एलिमेंट्स है, ठीक है। समूह 1 के क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। समूह 1 के एलिमेंट्स में जो है आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो इसमें देखो किसका परमाणु क्रमांक कम रहता है, तो सबसे पहले लिथियम का रहता है, जिसका 3 रहता है ना, तो लिथियम पहले आएगा, ठीक है। और जो है लिथियम के बाद सोडियम आएगा आपके पीरियोडिक टेबल में। इसी प्रकार से इसको मैं बता रहा हूँ, फिर अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, ठीक है। फिर आएगा पोटेशियम। मैंने इसको इसके परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्थित किया, जिसमें आपको लिथियम का जो है परमाणु संख्या 3 आपको देखने को मिलेगा और सोडियम का 11, और जो पोटेशियम है उसका आपका परमाणु क्रमांक 20 रहता है ना। पोटेशियम का नहीं 19 रहता है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है ना, तो पोटेशियम का 19 रहता है, ठीक है। तो ये जो है तीनों क्या है, क्षारीय धातु है। अब इसमें पूछा है कि जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो देखो यार, होता क्या है कि जब भी आप लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो, है ना, ऊपर से नीचे जब आप लोग आते हो, ये क्या है पहले समूह को दर्शा रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हो तो होता क्या है, चलो बताओ। परमाणु आकार बढ़ता है कि घटता है, तो परमाणु आकार बढ़ता है ना, कैसे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है ना, तो इसका जो है परमाणु आकार बढ़ेगा नहीं यार। अचानक से सबका जो है परमाणु संख्या अधिक आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका जो है परमाणु जो आकार है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आखिरी में जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो, है ना, पोटेशियम, जिसका परमाणु संख्या 19 रहता है ना, 19 रहता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा, फिर 8 होगा, तो 8, 8, 16, 17, 18
और बाहरी कोष में एक, सभी के बाहरी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यार और जैसे लिथियम को देखोगे तो लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, 2 रहता है और 1 रहता है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। सभी के बाहरी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसको समूह एक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बस पूछा था कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो देखो इसका पता कैसे करोगे, आप लोग देखोगे यार कि जो है सबसे अधिक कोष कौन बना रहा है, पोटेशियम बना रहा है। पोटेशियम बना रहा है ना, जिसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। लिथियम में देखोगे तो इसमें 2 कोष रहेगा। ठीक है, तो पहले कोष में 2, ठीक है, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लिथियम के लिए है। इसी प्रकार से जो पोटेशियम, इसके लिए 4 कोष बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 कोष बनेगा। ठीक है, तो देखो यार जैसे कि लिथियम है तो लिथियम में 2 ही कोष बन रहा है, तो जो बाहरी कोष में जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो है नाभिक का आकर्षण अधिक रहेगा, है ना। नाभिक का आकर्षण अधिक रहेगा, तो जो है नाभिक का आकर्षण अधिक है, तो जो आसानी से जो है क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, अब देखोगे जो पोटेशियम है, पोटेशियम में 4 कोष भर है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 और चौथे में 8। ठीक है, तो जो हमारा बाहरी कोष रहेगा चौथा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यार कि जो हमारा नाभिक है ना, नाभिक है और जो बाहरी कोष है, इसका दूरी काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। इसमें जो है केंद्र का आकर्षण कम हो जाएगा। अब केंद्र का आकर्षण कम होगा तो होगा क्या कि जो है जो बाह्यतम कोष में जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और अभिक्रिया में भाग ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा पोटेशियम है, ठीक है, ये जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दिया और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर 4 अंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के तो मैं आप लोगों को जो है अपने चैनल में बता चुका हूँ, है ना। अभ्यास के प्रश्न वगैरह में जाके देख सकते हो। और आप जो भी रिसोर्स से पढ़ रहे हो, परीक्षा बोर्ड वगैरह से, परीक्षा सार वगैरह से, है ना, तो वहाँ से आप लोग उसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से जैसे कि नहीं याद हो पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे जाके आप लोग क्वेश्चंस को पूछ लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस रहेगा सबके जो आंसर है उसको मैं एकदम सरलता रूप में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को आसानी से उसको याद कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके गाइड में जो भी दिया है उसी को आप लोग याद करके जाओ। ठीक है, मेन चीज़ रहता है समझना, जो कि मैं आपको बुक में समझाते आ ही रहा था। ठीक है, डिपेंड नहीं करता यार कि जो है आपके गाइड में जो भी दिया है उसी को आप लोग लिखो। आप यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप लोग जो है अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में सरलतम रूप में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर 4 नंबर 5 अंक का जो भी क्वेश्चन रहेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आएगा, यदि आपसे याद नहीं होता है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाना और मेरे को उस क्वेश्चन को भेजना। ठीक है, फिर मैं उसका सोल्यूशन वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ बस मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को यहाँ बस बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। यहाँ पर पूछा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो बताओ यार विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, और ये जो ओम है, ओम किसका एसआई मात्रक है, तो ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। याद रखना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और ये जो जूल है वो किसका एसआई मात्रक है, ये ऊष्मा का है ना। तो इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर हमारा विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 3 ऑब्जेक्टिव टाइप में, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो चलो बताओ यार बड़ा पारिस्थितिक तंत्र किसमें बनेगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस में बोले तालाब, खेत, समुद्र और बगीचा। चलो बताओ, ये तो आप लोग देख के बता सकोगे, है ना, कि सबको पता होगा कि जो है इसमें सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है। तो चलो बताओ, तालाब बड़ा है, खेत बड़ा है, कि समुद्र बड़ा रहता है, कि बगीचा बड़ा रहता है। जो बड़ा रहता है उसका पारिस्थितिक तंत्र बड़ा रहेगा यार। तो जो समुद्र है काफ़ी ज़्यादा विशाल रहते हैं, है ना, उसका जो है विस्तार काफ़ी दूर तक रहता है ना, यानी कि उसका जो है बहुत दूर तक फैला रहता है ना। तो ये इसलिए जो है बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। ठीक है, और जो हमारा खेत रहता है छोटा रहता है, तालाब भी छोटा रहता है, बगीचा तो छोटे ही रहता है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो समुद्र है इसका पारिस्थितिक तंत्र बड़ा रहता है। ठीक है, और यदि इसी में पूछा जाए कि सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र किसका बनेगा, तो आप लोग बताना बगीचा का। बगीचा छोटा रहता है, खेत जो रहता है बड़ा रहता है ना। तो जो है बगीचा आप लोग बता सकते हो, है ना इसमें। लेकिन इसका बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछा जाता है तो यहाँ पर बड़ा पारिस्थितिक तंत्र में समुद्र हो जाएगा। ठीक है यार, अब चलो देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है सही विकल्प में पूछा है कि डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो चलो बताओ यार डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो डार्विन का सिद्धांत है उसके यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकन से
या अवलोकन पर आधारित है, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन अ सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है यार, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? तो चलो बताओ, जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसका जो है प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। आप लोग इसको ध्यान देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है पांचवा जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप का, यहाँ आपका ऑप्शन स सही हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जो है सही विकल्प वाला क्वेश्चन, जिसमें 5 रहा, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 1 था, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का आप लोगों को प्रयास किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो पोटेशियम है वो अधिक क्रियाशील धातु है, उसको मैंने यहाँ पर सबको बताया, ठीक है। तो जो पोटेशियम है वो क्या करता है? 4 कोष बनाता है ना, 4 कोष बनाता है। तो बाह्यतम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, वो और नाभिक का जो नाभिक रहता है उसका बीच का जो आकर्षण रहता है कम हो जाता है, यानी कि केंद्र का आकर्षण कम हो जाता है, जिससे जो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है और अभिक्रिया में भाग ले लेता है। और अभिक्रिया में भाग ले रहा है यानी कि वो अत्यधिक क्या है? क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यार, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। ये जो है आपका अध्याय 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन बोला है कि गुप्त ऊष्मा यानी कि लिटेंट हीट किसे कहते हैं, जो कि आपके अध्याय 3 का क्वेश्चन है, हीट एंड टेम्परेचर का ऊष्मा अर्थ आपका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख ही लेना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी वर्ग यानी कि समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, यानी कि आपको बताना रहेगा जो आयनन ऊर्जा है वो किसी वर्ग में या समूह में, ठीक है, समूह में बोला है यानी कि ऊपर से नीचे आओगे, है ना। तो ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इसको आपको बताना है, जो कि 2 अंक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे आप लोग देख लेना यार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बन भी रहा होगा, जिसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। अध्याय ये आपका 4 का है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो है फूड चेन जो होता है वो किसे कहते हैं, जो कि आपके अध्याय 5 के क्वेश्चन है, हाँ, काफ़ी ज़्यादा सरल है, 2 अंक में इसको पूछा जाता है इसी प्रकार का। और जो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, ये जो है आपका अध्याय 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। अध्याय 7 का, इसको आप लोग देख लेना, काफ़ी ज़्यादा सरल सरल क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक टाइप में, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं हमारा जो है प्रश्न जो है 3 अंक वाला जो पूछा जाता है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग 3 अंक वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर पूछा है यार कि कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन एवं अनुकूल को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर पूछा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख ही लेना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा की दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए, यानी कि जो जल है उसका महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का, है ना, जो विशिष्ट ऊष्मा रहता है, जो लिटेंट हीट रहता है, उसका जो है दैनिक जीवन में 3 उपयोग आपको लिखना है, जो कि 3 अंक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह बनाइए, है ना, यानी कि जितने भी यहाँ पर सब लोग क्वेश्चन देख रहे हो, जितने भी यहाँ पर देख रहे हो, इन सभी का जो है संकेत चिन्ह बनाने के लिए हमेशा पूछा जाता है यार, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लेना, ठीक है, जिसे मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूँ। ये जो है हमारे अध्याय 6 के हैं, ठीक है, अध्याय 6 के हैं विद्युत धारा एवं परिपथ का, जिसमें आपको अच्छे से याद करा दिए गए हैं, जिसमें बैटरी का, सेल का, प्रतिरोध का, इन सब का जो है सिंबल है, जो संकेत चिन्ह है, इसको किस प्रकार से याद करना है, इसको मैं आपको अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है। अब चलो हम देख लेते हैं जो हमारा 4 अंक टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखो यार, 4 अंक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ अब हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पूछा है हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है। यहाँ पर पूछा है यार कि 3 तत्वों का परमाणु संख्या या परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है ना। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि 3 एलिमेंट्स है जिसका परमाणु संख्या 5 है, 7 है एवं 10 है। तो बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 के हैं। आपको बताना रहेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो वर्ग 18 के हैं, ठीक है, और कौन सा तत्व वर्ग 15 के हैं, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पूछा है कि कौन सा तत्व वर्ग 13 के हैं, और चौथा पूछा है कि ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो 4 अंक के लिए। मैं आप लोगों को जब हमारे अध्याय 4 के अभ्यास के प्रश्न को बता रहा था वहाँ पर सब लोगों को बहुत अच्छे ढंग से इसको बता दिए गए हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको आपको बता दिए वहाँ पर सब लोग इसको जाके देख लेना यार, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहचाना रहेगा कि जो है कौन से एलिमेंट का परमाणु संख्या 5 रहता है, कौन सा एलिमेंट का परमाणु संख्या 10 रहता है, कौन से एलिमेंट का परमाणु संख्या 10 रहता है ना। इसको आप लोग पहले पहचानना। फिर मैं आप लोगों को तरीका बताया था पहचानने का कि कौन से एलिमेंट्स कौन से वर्ग के हैं, ठीक है, कौन से समूह के हैं। इसको मैं आप लोगों को पहचानने का तरीका बताया था, जिसके माध्यम से आप लोग बता पाओगे कि कौन सा तत्व वर्ग 18 के हैं
कौन से वर्ग 15 के हैं, कौन वर्ग 13 के हैं, और ये जो सभी एलिमेंट्स जो है किस आवर्त में आते हैं, इसे आप लोग जाके अच्छे से देख लेना। अभ्यास के प्रश्न में इसको अच्छे से बता दिए है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख ही लेना, ठीक है। और यहाँ बस हमारा प्रश्न क्रमांक 11 है, 4 अंक में। लवण किसे कहते हैं और किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, इसको पूछा है। और यहाँ बस दिया है कि जो है अमोनियम नाइट्रेट है, यानी कि NH4NO3 और Na2CO3 का उदाहरण देकर यहाँ पर समझाने के लिए बोला गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस प्रकार का जो क्वेश्चन से पूछा जाता है 4 अंक टाइप में, जिसमें आपको बताना रहेगा कि जो है लवण किसे कहते हैं, इसको आप लोग बताओगे, है ना। और यहाँ बस बताओगे कि लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है ना। यानी कि 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा, लवण किसे कहते हैं बताओगे इसमें। और जब इसका जो है लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, इसको आप लोग बताओगे, इसमें 1 नंबर मिलेगा। और जब आप इसका उदाहरण दोगे, ठीक है, जो अमोनियम नाइट्रेट है और जो हमारा Na2CO3 है, जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ना, तो इसका जब आप लोग उदाहरण देकर जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 अंक मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 अंक का नंबर आप लोग इसमें डिवाइड रहेगा, ठीक है। तो सभी को अच्छे से करके जाना यार, ठीक है। और यहाँ बस हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ बस प्रश्न क्रमांक 12 है। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखना है, ठीक है। यानी कि जो है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन जो है, इसमें से आपको 4 अंतर लिखना है, जो कि आपके अध्याय 7 के क्वेश्चंस है ना। अध्याय 7 में आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना यार। पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ बस 4 अंक में हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ बस बोला है जीवों के विकास में चयन और अनुकूल की क्या भूमिका है, जो कि आपके अध्याय 1 का है, जीवों का विकास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको देख लेना। जीवों के विकास में चयन और अनुकूल की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा 4 अंक का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो यार हम देख लेते हैं जो 5 अंक के जो क्वेश्चंस है, उसको अब हम इधर देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो 5 अंक का जो क्वेश्चंस है आपके जो है अध्याय 6 से आते हैं, जो हमारे विद्युत धारा एवं परिपथ है, जिसमें ये जो तीनों क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे 5 अंक में पूछा जाता है, ठीक है। 5 अंक टाइप के ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ बस पूछा है कि ओम का नियम को अपने शब्दों में लिखना है और V और I के बीच में ग्राफ आपको बनाना रहेगा और दोनों के बीच आपका संबंध इसको बताना रहेगा, जिसे मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। और इसके अर्थों में जो है ये जो समांतर क्रम से जुड़े चालक ये और श्रेणी क्रम से जुड़े चालक से आप क्या समझते हैं, दोनों में से कोई एक को आपको अथवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 अंक का क्वेश्चन है, आपको अथवा में यहाँ पर देखने को मिलेगा और पूछा जाएगा कि इस क्रम से जुड़े यानी कि समांतर क्रम या श्रेणी क्रम से जुड़े चालक के कुल प्रतिरोध की गणना करने के लिए पूछा जाता है, ठीक, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 अंक में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन है बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जो तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में से ही आपका जो है क्वार्टरली एग्जाम में देखने को मिलेगा, अथवा टाइम में आएगा, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका अध्याय 7 और अध्याय 8 से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ बस क्वेश्चन है यार कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। और यहाँ बस इसी का अथवा में पूछा गया है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य सही समझाइए करके पूछा गया है। 5 अंक के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग देखोगे ब्लूप्रिंट को, तो ये जो चैप्टर है हमारे 6 और 7, यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 6 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लेकिन 50 अंक का राउंड फिगर क्वेश्चंस पेपर यदि बनाते हैं तो जो 6 अंक का क्वेश्चंस है उनको 5 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देना, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दिलाने जाओगे तो वहाँ इस चैप्टर से 6 अंक का यही सब क्वेश्चंस को 6 अंक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्वार्टरली एग्जाम में ये इसको जो है 5 अंक में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। यदि 50 अंक में पूछा जाता है, यदि 50 से 75 वगैरह करता है पूर्णांक में, तो ये जो है 6 अंक का ही पूछा जाएगा। जो 5-5 अंक का जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो है 6 अंक का क्वेश्चन उसको में दिया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा यार हमारा मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों सभी जो जितने भी क्वेश्चंस है सभी से परिचित होंगे, सभी लोग आपको एक बार देख चुके होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस है सारे को अच्छे से कंठस्थ करके जाना, अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। फिर आप लोग एग्जाम दिलाने जाना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को जो हमारा मॉडल पेपर का सीरीज था पार्ट 1 पार्ट 2 यानी मॉडल पेपर का जो सीरीज था मॉडल पेपर 1 2 3 समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को अध्याय 1 से अध्याय 8 तक की जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, उसको मैं एक सेपरेट चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा, ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि चैप्टर वाइज हम लोग किसको किसको देखें। यहाँ पर मैं 3 आपको मॉडल पेपर दिया हूँ, तो तीनों मॉडल पेपर से आप लोगों को टिक लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉडल पेपर दूंगा, यानी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको निकाल के दूंगा, जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी जो है एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक एग्जाम होगा, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, उसके लिए तैयारी चल रहा है, PDF वगैरह अभी उसका बन रहा है। तो आपके जो है एग्ज़ाम से पहले अब लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के जितने भी हमारे अध्याय है, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सभी को चैप्टर वाइज यानी कि एक एक चैप्टर का सभी का सेपरेट वीडियो बना के क्वेश्चंस को डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।